करना शुरू किया था, मॉनिटर आपके आउटपुट डिवाइसेस में काउंट होते हैं। तो मॉनिटर के जो फीचर्स हैं उनमें आपके पास पहला फीचर था एस्पेक्ट रेशो का। एस्पेक्ट रेशो हमारे पास दो तरह की होती है, एक आपके पास 9/16 है या 16/9 है, और एक आपके पास 3/4 और 4/3 है। तो आपके पास वाइडर एंगल जो है 16/19 में आपके पास एंगल जो है वो वाइडर आ जाता है, तस्वीर बड़ी होकर शो होती है, तो ये एस्पेक्ट रेशो कहलाती है। इसके बाद आपके पास डिस्प्ले रेजोल्यूशन होती है मॉनिटर के फीचर्स में। डिस्प्ले रेजोल्यूशन बेसिकली क्या होता है? द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर इंडिकेट्स हाउ डेंसली पैक्ड द पिक्सेल्स आर। पिक्सेल्स आपके कितने डेंसली पैक्ड हैं, यानी 1 इंच में आपके पास कितने पिक्सेल्स आ रहे हैं, वो आपके पास क्या आता है, वो डिस्प्ले रेजोल्यूशन कहलाती है। इन जनरल द मोर पिक्सेल्स ऑफ वन एक्सप्रेस्ड इन डॉट्स पर इंच। जितने डॉट्स पर इंच आपके पास होंगे, तो जितनी डेंसिटी आपके पास डॉट पर इंच बढ़ती जाएगी, उतना क्या होगा, आपके पास डिस्प्ले अच्छा आएगा। ठीक है, द शार्पर द इमेज, तो उतनी इमेज जो है वो शार्प होती जाएगी। मोस्ट मॉडर्न मीटर्स कैन डिस्प्ले 1024/786 पिक्सल्स। एक्सक्यूज मी सर। जी बताएं। सर स्टूडेंट्स को ज्वाइन कर लें। जी मैं तो कर रहा हूँ ज्वाइन, अगर किसी की भी कोई रिक्वेस्ट आ रही है मैं तो उसको ज्वाइन कर रहा हूँ। मेरे पास करंटली किसी की ना पेंडिंग नहीं है, जिसकी भी आ रही है मैं उसको ज्वाइन करता जा रहा हूँ। इंटरनेट की ओके प्रॉब्लम सर। की वजह से, मतलब इंटरनेट शायद स्लो हो, जिसकी वजह से आप थोड़ा लेट इंटर हो रहे हो मीटिंग में, लेकिन ये है कि मैं तो किसी को भी रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। हालांकि 10 मिनट हो गए हैं, लेकिन आज चूंकि इंटरनेट प्रॉब्लम कर रहा है तो इसलिए आज के दिन के लिए आप कर सकते हैं। अच्छा जी, वी वर डिस्कसिंग अबाउट द डिस्प्ले रेजोल्यूशन। तो डिस्प्ले रेजोल्यूशन में जो थर्ड पॉइंट है वो मोस्ट मॉडर्न मीटर्स कैन डिस्प्ले 1024 by 786 pixels, the SVGA standard. Some high-end models can display even 1280p by 1024 और even 160 by, यानी ये 4K आपने वो देखा होगा 1080p। 1080p का मतलब ये होता है कि 1080 पिक्सल्स होंगे उसके अंदर, यानी इतने डॉट्स पर इंचेस होंगे। और फिर आपके पास इवन 4K का डिस्प्ले भी आता है और 4K अल्ट्रा का भी डिस्प्ले आता है। तो उसमें आपके पास जो है वो पिक्सल्स जो है वो बढ़ते जाते हैं, यानी डिस्प्ले की रेजोल्यूशन आपके पास ज़्यादा बेहतर होती जाती है और आपके पास जो इमेज है वो ज़्यादा शार्प होता जाता है। ठीक है जी, ये दो डिफरेंट आपके पास डिस्प्ले के इमेजेस को शो किया गया है। इसमें तो इतना क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन आपको इसका आइडिया होगा, क्योंकि यूट्यूब की अगर आप वीडियो की बफर करें तो उसमें भी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप इसको किस पिक्सल्स के ऊपर बफर करना चाह रहे हैं। 720p के ऊपर करना चाह रहे हैं, 1080p के ऊपर आप करना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा जी, रिफ्रेश रेट होता है, द रिफ्रेश रेट इज द नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सेकंड दैट अ मॉनिटर ड्रॉज द डाटा। जब हम इसको रिफ्रेश करते हैं स्क्रीन को, तो क्या होता है कि आपकी स्क्रीन ब्लैंक करती है। ब्लैंक से मुराद ये होता है कि आपकी जो स्क्रीन है वो एक दफ़ा डाटा को पूरे का पूरा जो डाटा डिस्प्ले हो रहा है उसको दोबारा से रिट्रीव करती है। तो ये आपकी प्रॉपर्टी होती है, किसकी, मॉनिटर के फीचर्स की होती है। ठीक है। तो इसमें आपके पास क्या होता है, द रिफ्रेश रेट फॉर अ मॉनिटर इज मेजर्ड इन हर्ट्ज। कितने हर्ट्ज आपकी, मतलब फ्रीक्वेंसी क्या है, फ्रीक्वेंसी बेसिकली जितनी आपकी बढ़ती जाएगी उतने उतने आपके पास क्या होगा कि 75 अगर हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी है, यानी रिफ्रेश रेट आपके पास है 75 हर्ट्ज, तो दिस मींस दैट द मॉनिटर रीड्रॉ द डिस्प्ले 75 टाइम्स पर सेकंड। तो 1 मिनट में 75 टाइम्स वो आपका जो डिस्प्ले है उसको रिट्रीव कर सकता है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी यही होती है ना कि आप पर ना टाइम के लिहाज से डिस्कशन करते हैं किसी भी पैरामीटर की। तो यहाँ पे हमारे पास पैरामीटर क्या है, रिट्रीविंग ऑफ डाटा है। तो हर्ट्ज आपके पास फ्रीक्वेंसी के यूनिट होते हैं, और 75 टाइम्स पर सेकंड अगर आपके पास हो रहा है तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 75 हर्ट्ज होगी। फ्लिकरिंग मॉनिटर कैन कंट्रीब्यूट टू आई स्ट्रेन एंड हेडेक। अगर आपके डिस्प्ले जो है फ्लिकर कर रहा है, फ्लिकर यानी आपका डिस्टॉर्टेड डिस्प्ले आ रहा है, हिलता हुआ डिस्प्ले आ रहा है,
तो वो क्या होगा कि वो आपका लीड करेगा किस चीज़ को, आपका लीड इस चीज़ को करेगा कि आपकी जो मतलब आई स्ट्रेन है उनके ऊपर प्रेशर आएगा, और इस तरह से स्ट्रेस और स्ट्रेन वाला कॉन्सेप्ट है, यानी आपकी जो आंखें हैं वो स्ट्रेन में जाएंगी। तो इसी तरह से हेडेक्स जो हैं वो होने का पॉसिबिलिटीज आपके पास ज़्यादा होती है जब आपके पास फ्लिकरिंग मॉनिटर डिस्प्ले हो। द फास्टर द रिफ्रेश रेट द लेस द मॉनिटर फ्लिकर्स। जितना फ्रेश आपके पास रिफ्रेश होने का रेट ज़्यादा होगा उतने फ्लिकरिंग आपके चांसेस कम होंगे। नेक्स्ट है हमारे पास जो इसका फीचर होता है वो इसकी कलर डेप्थ। कलर डेप्थ डिस्क्राइब्स हाउ मेनी कलर्स दैट कैन बी डिस्प्लेड ऑन मॉनिटर स्क्रीन। आपके पास कितने कलर जो हैं वो आप डिस्प्ले कर सकते हैं, ठीक है जी। जैसे ईजीए आपके पास, यानी जब आपके पास कलर्स आप लगाते थे, HDMI केबल है, VGA केबल है, तो ये आपके पास क्या होते थे, ये आपके पास कलर के मतलब कितने कलर्स आप डिस्प्ले करवा सकते हैं मॉनिटर के ऊपर, ट्रांसमिशन ऑफ कलर आपको इनफैक्ट बता रहे होते हैं। तो EGA 4 बिट डिस्प्ले जो है उसको आप EGA कहते हैं, उसमें 16 मैक्सिमम कलर होते हैं। फिर VGA में आपके पास 256 कलर्स आप होते हैं, और ये 8 बिट डिस्प्ले होता है। इसके पास 16 बिट हाई कलर आपके पास डिस्प्ले आता है। 24 जो है वो ट्रू कलर का डिस्प्ले आता है आपके पास, ठीक है जी। तो उसमें आपके पास 16 मिलियन कलर्स आप जो है वो डिस्प्ले करवा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो आउटपुट डिवाइस है वो है आपके पास प्रिंटर। प्रिंटर से आपका को थोड़ी बहुत नो होगी। प्रिंटर इज एन एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइस रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग कंप्यूटर डाटा एंड जनरेटिंग अ हार्ड कॉपी ऑफ द डाटा। अगर हार्ड कॉपी आप डाटा की चाह रहे हो तो उसके लिए आपको प्रिंटर के थ्रू आप उसका डिस्प्ले ले रहे होते हैं। Printers are one of the most used peripherals on computers and are commonly used to print text, images and photos. टाइप्स ऑफ प्रिंटर की अगर बात करें, इम्पैक्ट प्रिंटर और नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर, दो तरह की टाइप्स आपके पास आती हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर असल में आपके पास क्या होते हैं, इट स्ट्राइक्स पेपर एंड रिबन टुगेदर टू फॉर्म अ कैरेक्टर लाइक अ टाइपराइटर। इसमें आपके पास क्या होता है कि पेपर और रिबन आपके पास होता है, जो जो आपके पास क्या कर रहा होता है इम्पैक्ट प्रिंटर में, आप जैसे टाइपराइटर आप सिंपल ये समझ लेंगे, आपके पास टाइपराइटर टाइप ही होता है। इसमें आप टाइपराइटर के तौर के ऊपर डिस्प्ले ले रहे होते हैं, ठीक है। मतलब जैसे नॉन इम्पैक्ट वाला जो प्रिंटर है वो करंटली जो इंस्टॉल्ड होते हैं, इसमें आपके पास क्या होता है कि आपके पास एक ड्रम होता है, ड्रम के ऊपर प्रिंटिंग होती है। जैसे कॉपियर होता है ना, आपके पास फोटो कॉपियर होता है, सेम उसी तरह की स्कीम होती है कि आपका डिस्प्ले आ रहा होता है मॉनिटर के ऊपर। जब आप प्रिंट करते हैं तो आपके पास वो एक ड्रम होता है, ड्रम के अंदर आपका टोनर इंस्टॉल्ड होता है, या इस तरह कुछ और चीज़ें जो आप मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू या मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करके आप क्या करते हैं उसके ऊपर इम्पोज करते हैं चीज़ें। लेकिन जब आप इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करते हैं तो ये टाइपराइटर की तरह का होता था, इसके ऊपर स्ट्राइक करती थी चीज़ें, अलग अलग कैरेक्टर आपके स्ट्राइक करते थे। तो इसके एडवांटेजेस की अगर बात करें तो लेस एक्सपेंसिव होता है, कैन मेक मल्टीपल कॉपीज विद मल्टीपल पेपर, मल्टी पार्ट पेपर। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो प्रिंट क्वालिटी इसकी बहुत लो होती है, पुअर ग्राफिक्स और नन एट ऑल होता है, स्लो होता है। और एक और इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये थोड़ा नॉइसी होता है। अगर हम इम्पैक्ट प्रिंटर की बात कर रहे हैं तो डेजी व्हील इसमें आता है, सिमिलर टू अ बॉल हेड टाइप राइटर। दिस टाइप ऑफ प्रिंटर हैज अ प्लास्टिक और मेटल व्हील ऑन विच द शेप ऑफ द ईच कैरेक्टर स्टैंड्स आउट इन अ रिलीफ। यानी ये आपके पास एक ड्रम होता था और उसके ऊपर आपके पास क्या होती थी कि आपके पास हर कैरेक्टर की शेप इम्पोज होती थी। तो जब आपका पेपर उसमें से गुजरता था तो वो कैरेक्टर, वो आपके पास क्या होता था, कैरेक्टर आपके पास उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है, यानी इम्पिंजमेंट होती थी इसमें। A hammer presses the wheel against a ribbon, which in turn makes an ink stain to in the shape of the character on the paper. Daisy wheel printer produce less quality print but cannot be print graphics. इसमें graphics आपके पास print नहीं होते, ज़्यादा characters को आप print कर सकते हैं। ये डेजी व्हील का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ये बहुत पहले होते थे, अभी तो ये इनका यूजेज बहुत कम हो गया। इस तरह से इसके ऊपर कैरेक्टर्स आपके पास होते थे और कैरेक्टर्स को आप क्या करते थे, इम्पेंज करवाते थे। जो जो आप इनपुट देते थे इस प्रिंटर को, आपके पास क्या आता था, ये करेक्टर उसी तरह से इम्पेंज करके, और उसके बाद आप इसके ऊपर जो इम्पेंज हुआ होता है, यानी इम्बोस, जिस तरह से एम्ब्रॉयडर्ड चीज़ें होती हैं या इम्बोसमेंट जो होती है, तो इम्बोस हुए करेक्टर होते थे। तो जहाँ पे इम्बोसमेंट हुई होती थी वहाँ पे आप इंक का फ्लो करवाते थे, तो आपके पास प्रिंटेड चीज़ बाहर आ जाती है। ये डेजी व्हील का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद आपके पास डॉट मैट्रिक्स, इम्पैक्ट प्रिंटर में ही डॉट मैट्रिक्स आता है, जिसमें क्रिएट्स करेक्टर बाय स्ट्राइकिंग पिन्स अगेंस्ट एन इंक रिबन।
इंक रिबन का आपके पास इंक का एक रिबन होता था, तो आप करते क्या थे कि आपका जो करेक्टर है वो आप स्ट्राइक करवाते थे पेन्स के थ्रू। ईच पेन मेक्स अ डॉट एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डॉट्स फ्रॉम करेक्टर एंड इलस्ट्रेशन। जिसकी एग्जांपल आपके पास ये है, ये आपको पेन्स आ रही होती थी और आप क्या करते थे, इसके आगे एक इंक रिबन लगा होता था। तो जब आप स्ट्राइक करवाते थे तो होता क्या था कि वो जो एक बल्ज हुआ आपके पास करेक्टर होता था, वो जो उसकी स्ट्राइकिंग से आपके पास दरमियान वाला जो रिंग को सॉरी रिबन होता था इनका, वो उसके ऊपर क्या करता था, अपना इंप्रेशन छोड़ता था आपके पेपर के ऊपर। तो ये डॉट मैट्रिक्स का कॉन्सेप्ट था। उसके बाद नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है, इनमें आपके पास एक यूजेज है स्प्रे, टोनर, पाउडर और इंकलेस। आपके पास जो करंटली मॉडर्न प्रिंटर्स हैं वो इसमें इनकॉर्पोरेट होते हैं, जिनमें आपके पास इंक होती है, इंक को स्प्रे करवाते हैं, या टोनर पाउडर और इंकलेस मॉनिटर्स जो हैं वो आपके पास यूजुअली इसमें काउंट हो रहते हैं। इसकी एडवांटेजेस में एक पार्ट होता है इनकी हैंडलिंग या ग्राफिक्स की, वो उसकी रेंज ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर्स। और डिसएडवांटेज की सॉरी इम्पैक्ट प्रिंटर्स, डिसएडवांटेजेस की बात करें, ये थोड़े एक्सपेंसिव होते हैं, आपके पास अ लॉट ऑफ स्पेस, कॉस्ट ऑफ मेंटेनिंग इज हाई एज कम्पेयर टू इम्पैक्ट प्रिंटर्स। इम्पैक्ट से मुराद आप सिर्फ इतना में रखें याद करने के लिए कि इम्पैक्ट का मतलब होता है स्ट्राइक करना ना किसी चीज़ से, हिट होना किसी चीज़ का। तो आपके पास इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या होगा, करेक्टर्स हिट होंगे। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आपके पास इस तरह के करेक्टर्स कोई नहीं होंगे जो हिट हो रहे होंगे। आपके पास क्या होगा, आपके पास टॉनर पाउडर होगा या इस तरह की और डिफरेंट असेंबलीज होंगी, इनका स्प्रे होगा जिसकी वजह से आपके पास डिस्प्ले आ रहा होगा। लेजर प्रिंटर आपके पास आते हैं, ये टोनर बेस्ड होते हैं। लेजर प्रिंटर रैपिडली प्रोड्यूस हाई क्वालिटी टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स। लेजर प्रिंटर्स आर ऑफनली यूज्ड इन कॉर्पोरेट, स्कूल और अदर, मतलब इसकी यूटिलाइजेशन लिखी हुई है। लेजर प्रिंटर को आपको पता है कि लेजर आपका जनरेट कर रहा होता है हीट, और आपका जो टोनर का सप्लाई होता है वो आपके पास क्या कर रहा होता है, उस हीट के ऊपर इम्पोज हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके पास डिस्प्ले आ रहा होता है। तो मल्टी फंक्शन प्रिंटर की बात करें तो इसमें आपके पास फोटोकॉपियर भी होता है, आपके पास स्कैनिंग भी होती है, आपके पास प्रिंटिंग भी होती है। तो ये आप फैक्सिंग भी हो सकती है। ये आपके पास मल्टीपर्पज प्रिंटर कहलाता है, एमएफ कहलाता है। इंकजेट प्रिंटर की बात करें तो इसमें आपके पास इंक का डिफरेंट पोर्शन होता है, जिसमें कलर प्रिंट आपके पास हो रहा है। आपके चार स्कीम डिफरेंट बेसिक चार कलर होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, फिल करते हैं डिफरेंट इंक के पॉट्स के अंदर। और आपके पास जब आप इसको डिस्प्ले देते हैं तो आपकी इंक जो है वो आपकी स्प्रे होती है, या इस तरह से करें कि आपके पास इंक फॉर्म में डिस्प्ले आता है, और वो डिस्प्ले आपके पास जनरेट क्या करता है, आपके पास कलर्ड इमेजेस को या कलर्ड प्रिंट्स को आपके पास जनरेट करता है। थर्मल प्रिंटर जो आपके पास हैं ये इंकलेस होते हैं। थर्मल प्रिंटर में आपके पास क्या होता है कि जैसे आप बिल जनरेट करवाएं, अगर कभी मतलब सुपर स्टोर पर जाएं तो आपके पास बिल जनरेशन जो हो रही होती है, उसमें आपके पास क्या हो रहा था, आपके पास थर्मल प्रिंटिंग हो रही होती है। थर्मल प्रिंटर वर्क बाय सेलेक्टिवली हीटिंग रीजन ऑफ द स्पेशल हीट सेंसिटिव पेपर। तो ये हीट सेंसिटिव पेपर होता है, अगर आप उसको देखें तो मतलब वो नॉर्मल पेपर क्वालिटी नहीं होती, बल्कि थोड़ा डिफरेंट होता है। उसमें होता क्या है कि वो हीट सेंसिटिव सिस्टम होता है, यानी वो आपका, या आप इस तरह से कह सकते हैं कि उसको थर्मोसेटिंग पेपर होते हैं। थर्मोसेटिंग पेपर वो होते हैं जो हीट को सेंस करते हैं और उनकी सेटिंग होती है। तो आपके पास हीट की वजह से उसमें इंप्रेशन जनरेट होता है, और बाद में जहाँ पे इंप्रेशन जनरेट हुआ था वहाँ मतलब इंक या टोनर के जरिए आप क्या करते हैं, उस ऊपर स्याही लगा के आपको प्रिंटेड फॉर्म में वो चीज़ मिल जाती है। These printers are commonly used in calculator and fax machines, and although they are inexpensive and print relatively fast, they produce low resolution print jobs. इसकी resolution कम होती है as compared to the previous non-impact printers. तो प्रिंटिंग स्पीड इसके अंदर एक और चीज़ है जो काउंट होती है। जो प्रिंटिंग स्पीड इज मेजर्ड इन कैरेक्टर पर सेकंड, और लाइंस पर मिनट, और पेजेस पर मिनट। तीन तरह से आप इसको मेजर कर सकते हैं। एक मिनट में कितने कैरेक्टर्स जो है वो प्रिंट कर सकता है कोई प्रिंटर, वो आपका सीपीएस कहलाता है। कितनी लाइंस को वो एक मिनट में प्रिंट कर सकता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, वो लाइंस पर मिनट कहलाता है। और कितने पेजेस वो प्रिंट करके निकाल सकता है, वो आपके पास क्या कहलाता है, पीपीएम कहलाता है, पेजेस पर मिनट कहलाता है। ये सारी तीनों चीज़ें आपके पास क्या होती हैं, ये आपको बंद करती हैं आपके प्रिंटिंग स्पीड को। अच्छा जी, एक और चीज़ होती है जिसको आप प्लॉटर कहते हैं। प्लॉटर थोड़ा बड़े स्केल के प्रिंटर्स होते हैं। प्लॉटर में आपके पास, अगर आपने बहुत बड़ी ड्राइंग्स अगर कभी देखी हो, तो वो आपका प्लॉटर में जनरेट हो रही होती है। The plotter is a computer printer for printing vector graphics. Vector graphics को print करने के लिए यूज हो रहा था।
Plotter are used in applications such as computer-aided design, such as diagrams, layouts, specification sheets, and banners. अगर आपने कभी नक्शे देखे हों किसी बड़ी बिल्डिंग के, तो वो आपके पास क्या होता है कि वो आपके पास उसके जो साइजेस होते हैं वो इवन आपके पास A1 या A2 साइज और A0 साइज में भी होता है। तो वो बहुत बड़े बड़े साइजेस होते हैं, उनको आप क्या कहते हैं, प्लॉटर के थ्रू आप प्रिंट करवाते हैं। या आप ये कह सकते हैं कि पैनाफ्लेक्स थोड़ा बड़े स्केल की प्रिंटिंग हो रही होती है। पैनाफ्लेक्स की प्रिंटिंग को थोड़ा आप शॉर्ट करें तो आपको प्लॉटर की प्रिंटिंग आती है। इसमें मैक्सिमम साइज आपके पास क्या होता है, वो A0 का साइज होता है या वेरी भी कर सकता है। The plotter is capable of producing color drawings in a matter of minutes. प्लॉटर की स्पीड आपके पास ज़्यादा तेज होती है। प्लॉटर डिफर फ्रॉम प्रिंटर इन दैट ये ड्रॉ लाइंस यूजिंग अ पेन। उसके पास क्या होता है कि पेन होता है, पेन के थ्रू वो ड्राइंग परफॉर्म कर रहा होता है। प्रिंटर में आपके पास पेन या इस तरह की कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं होती। प्रिंटर में आपके पास इंप्रेशन आते हैं और इंप्रेशन एम्बोस होते हैं। एम्बोसमेंट के बाद आपके पास उसके ऊपर कोई ना कोई आपको कॉर्नर या इंक के थ्रू उसका उस इंप्रेशन को क्या करते हैं, मोर शार्प और विजिबल करते हैं। कंसिडरेबली मोर एक्सपेंसिव देन द प्रिंटर। तो ये प्लॉटर आपके पास इस तरह के प्लॉटर्स आ रहे हैं। ये आपके पास क्या है, ये 3D प्रिंटिंग का कॉन्सेप्ट है। ये लीनियर गाइड्स वगैरह लगा के आपने क्या किया हुआ है कि आपने प्लॉटर को एक जनरेट किया है। प्लॉटर आपके पास पेन होता है, पेन आपके पास क्या जनरेट कर रहा होता है, आपके पास डिफरेंट ड्राइंग्स जनरेट कर रहा होता है। तो इसमें कॉम्प्लेक्सिटी आप बढ़ा सकते हैं। यानी अगर आपने कोई ऐसी चीज़ प्रिंट करनी है जो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, तो वो आप क्या कर सकते हैं, इसमें आप उसको ईजिली मैनेज कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चीज़ों को आप प्रिंट आउट कर सकते हैं या प्लॉट कर सकते हैं। स्पीकर्स यू कैन make an idea of the speaker, a hardware device connected to a computer sound card. That sound card जो हमने पढ़ा था आपके पास जब हम पढ़ रहे थे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, तो हमने साउंड कार्ड पढ़ा था। साउंड कार्ड की जो आउटपुट होती है वो आपके पास स्पीकर्स के थ्रू होती है और डिस्प्ले आप साउंड स्पीकर की जो आउटपुट आ रही होती है वो आपके पास आवाज़ की फॉर्म में आ रही होती है, यानी वॉइस की फॉर्म में आ रही होती है। So speakers can be used for various sounds meant to alert the user as well as the music and spoken text. Headphones की बात करें तो headphones give sound output from the computer. They are similar to speakers except they are worn on the air, so only one person can hear the output of at one time. प्रोजेक्टर की बात करें तो प्रोजेक्टर आपका डिस्प्ले दे रहा होता है, ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है। और प्रोजेक्टर आपके पास आउटपुट डिवाइस होता है जो डिस्प्ले आपका देता है कहाँ, आपकी स्क्रीन प्रोजेक्टेड स्क्रीन के ऊपर, लार्ज स्क्रीन के ऊपर अगर आपने डिस्प्ले लेना हो तो आप प्रोजेक्टर के थ्रू उसको डिस्प्ले लेते हैं। अटैच आप इसको एक्सटर्नली करते हैं कंप्यूटर के साथ। और डिफरेंट तरह के प्रोजेक्टर्स आते हैं जिनमें आपके पास क्वालिटी चेंज होती है, DPI चेंज होते हैं, डेंसिटी पर इंच यानी उसका डिस्प्ले बेहतर हो जाता है और इस तरह की चीज़ें होती हैं। टाइप्स ऑफ प्रोजेक्टर की अगर बात करें तो कैथोड रे ट्यूब होती है, CRT प्रोजेक्टर्स होते हैं, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले LCD प्रोजेक्टर्स होते हैं और डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर्स होते हैं, DLP प्रोजेक्टर्स होते हैं। ठीक है जी, ये क्वालिटी पे डिपेंड कर रहा होता है। और आगे इसके बारे में कुछ लिखा होगा जिसमें आपके पास कैथोड रे के ट्यूब्स अगर यूज हो रही हो प्रोजेक्टर में तो आपके पास CRT प्रोजेक्टर्स कहलाते हैं। दे यूटिलाइज 3 ट्यूब्स, वन फॉर ईच ऑफ द प्राइमरी कलर। प्राइमरी कलर जो आपके पास 3 है उनके लिए आपके पास 3 ट्यूब्स होती हैं। ड्यू टू द their large size, low light output and the frequent need to coverage and align the images projected from each of the 3 tubes, they are no longer commonly used. इसमें आपको अलग अलग तीनों ट्यूब्स को क्या करना पड़ता था, सेट करना पड़ता था एक्यूरेट डिस्प्ले को लेने के लिए। इसकी हैंडलिंग थोड़ी मुश्किल होती थी जिसकी वजह से आपके पास क्या होता है कि आपके पास इसका जो यूजेज है वो लिमिट होता गया। फिर आपके पास क्या हुआ, आपने कैथोड रे प्रोजेक्टर जो हैं उनकी कुछ क्वालिटीज़ भी थी। उनकी सर्विस जो थी, सर्विस लाइफ थी वो लॉन्ग थी। CRT ट्यूब्स मेंटेन गुड ब्राइटनेस 10,000 जॉट्स। इवन CRT projectors are both considerably large and heavier than comparable LCD and DLP projectors. CRT projector require far more time to set up and adjust than LCD and DLP based projectors. तो कुछ उसके फीचर्स और कुछ उसके डीमेरिट्स हैं वो इसमें लिस्ट किए गए हैं। यहाँ पे आपके पास है जो नेक्स्ट टाइप है प्रोजेक्टर की, वो आपके पास है लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले प्रोजेक्टर। LCD प्रोजेक्टर्स में आपके क्या होता है, आपके पास पोलराइज्ड मिरर्स होते हैं that passes and reflect only certain color of light. This causes each channel of the red, green and blue to separated and later reconverged via prism after passing through an
LCD पैनल दैट कंट्रोल्स द इंटेंसिटी एंड सैचुरेशन ऑफ ईच कलर। आपके पास इसमें होता है क्या कि आप अलग अलग तीन कलर को करते हैं। जो बेसिक कलर जो आपके पास होते हैं ग्रीन, ब्लू और आपके पास रेड जो है, ये तीन कलर बेसिक होते हैं जिनके डिस्प्ले को आप क्या कर रहे होते हैं कि आप इन्हीं तीन के मिक्सचर से आप डिफरेंट डिस्प्ले को जनरेट कर रहे हो। तो पहले आप इनको सेपरेट करते हैं, फिर प्रिज्म के थ्रू, जो अगर आपने प्रिंटर कभी खुला हुआ देखा हो तो इसके अंदर आपके पास एक आपके पास पीछे एक जिसको आप बल्ब कह सकते हैं, तो आपके पास एक डिस्प्लेइंग मीडियम होता है जिसको आप बल्ब कहते हैं। तो वो होता है जो हीट कर रहा होता है। इसकी हीट जो है वो मेनली वहीं से आ रही होती है। उसमें तीन बेसिक कलर आपके पास अलग अलग सेग्रेगेट करते हैं आप पहले। फिर जो आपके पास इनपुट आ रही होती है आपके कंप्यूटर से, उसी को डिस्प्ले करवाने के लिए आप क्या करते हैं, इनको कन्वर्ज करते हैं प्रिज्म के थ्रू। और डिफरेंट आपके पास डिस्प्लेज जो हैं, डिफरेंट जो आपके पास डिस्प्लेज हैं कलर्स के, वो आपके पास इस तरह से स्क्रीन उसकी जनरेट होती है। ये एलसीडी प्रोजेक्टर्स हैं, ठीक है जी। एन एलसीडी प्रोजेक्टर कैन अचीव ग्रेटर ब्राइटनेस एट अ लोअर एनर्जी कंजप्शन। इसकी एनर्जी कंजप्शन कम होती है एज कम्पेयर टू आपके पास जो कैथोड रे प्रोजेक्टर से उनकी निस्बत। स्मॉलर देन सीआरटी प्रोजेक्ट्स, कैथोड रे ट्यूब वाले जो प्रोजेक्टर से उनकी निस्बत ये स्मॉल होते हैं साइज में। नेक्स्ट हमारे पास डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग है। डीएलपी प्रोजेक्टर्स कैन बी क्लासिफाइड एज वन चिप और थ्री चिप्स। इनमें तीन चिप्स होंगी या वन चिप होगी, ठीक है जी। वन चिप से बना दिया है कि तीनों बेसिक कलर उसी के अंदर होंगे। थ्री चिप से बना दिया है कि अलग अलग कलर की अलग अलग चिप्स होंगे। वन चिप्स DLP प्रोजेक्टर कैन प्रोड्यूस मोर देन 16 मिलियन कलर्स while three chips model can produce more than 35 trillion colors. This allows DLP projectors to reproduce more natural and like images. तो ये सबसे मॉडर्न आपके पास क्या है प्रिंटर की टाइप है जिसको आप यूज कर रहे होते हैं। ये आपके पास क्या कहलाती है, डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रोजेक्टर कहलाती है, ठीक है जी। अगर किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो नेक्स्ट हमारे पास स्टोरेज डिवाइसेस हैं। स्टोरेज डिवाइसेस में आप डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी डिवाइसेस, ये आपने पहले भी इसका थोड़ा बहुत आइडिया होगा, इसको आज और मजीद क्लियर कर लेंगे। कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, इसमें जो हमारे बेसिक पॉइंट्स होंगे जिनको हम कवर करेंगे वो होगा आपके पास कंप्यूटर डाटा स्टोरेज। टाइप्स ऑफ स्टोरेजेस आपके पास क्या होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस के फीचर्स क्या हैं और अदर एग्जांपल्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस। Storage devices used in the computer to store the data provides one of the core function of the modern computer. You have to store some data. जब आप डाटा की इनपुट दे रहे होते हैं तो आपको डाटा के प्रोसेसिंग के लिए उसको स्टोर करना पड़ता है और बाद में उसको रिट्रीव करना पड़ता है। तो ये आपका सारा काम किस में हो रहा था, ये स्टोरेज डिवाइसेस में हो रहा था। तो मॉडर्न कंप्यूटर का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आपके पास स्टोरेज डिवाइसेस होती है। टाइप्स ऑफ स्टोरेज डिवाइसेस की अगर बात करें तो आपके पास प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, सेकेंडरी स्टोरेज है, फिर टर्शरी स्टोरेज है और ऑफलाइन स्टोरेज है, ठीक है जी। इसको अगर आप इस स्कीम के थ्रू समझना चाहें तो ज़्यादा इजी होगा आपके पास। यानी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और ऑफलाइन स्टोरेज को अगर आप समझना चाहें तो उसकी जो मेन थीम है या स्कीम है वो प्राइमरी स्टोरेज डिवाइसेस, ये आपके पास क्या होते हैं कि उस कंप्यूटर के अंदर आपके पास इंस्टॉल्ड होंगे और उसी का एक पार्ट होंगे कैसे कि सेंट्रल प्रोसेसिंग CPU आपका जो होता है, इसमें आपके पास तीन आपके पास मेन जो CPU के पार्ट्स हैं, उनमें आपके पास तीन पार्ट से एक था लॉजिक यूनिट आपके पास होता था, फिर रजिस्टर होता था और कैश मेमोरी होती थी। इसको आप मेन मेमोरी के साथ कनेक्ट करते हैं जिसको आप रैम कहते हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी कहते हैं। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम के साथ आप इसको कनेक्ट करते हैं तो आपका डाटा जो ट्रांसफर होता है उसको आप बसेस के थ्रू, मेमोरी बसेस के थ्रू ट्रांसफर करते हैं। रैम के आगे आपने देखा होगा कि कॉपर की इम्प्लीमेंट हुई होती है और वो आपके कनेक्टर्स होते हैं जहाँ पे वो कनेक्ट होती है जाके। तो रैम आपके पास क्या होता है, वो जो कम्बिनेशन बनता है जो जो जहाँ पे वो आपके पास कनेक्ट होती है रैम जाके, वो आपका क्या कहलाता है, वो मेमोरी बस कहलाती है। बस से मुराद ये है कि आपने डाटा को ट्रैवल करवाना हो तो आप किसी ना किसी मतलब रिसोर्स के ऊपर डाटा को ट्रैवल करवाते हैं, कोई ना कोई सोर्स को यूज करते हुए डाटा को ट्रैवल करवाते हैं, वो आपका क्या कहलाता है, वो आपकी मेमोरी बसेस कहलाता है, ठीक है जी। अगर सेकेंडरी स्टोरेज की बात करें तो आपके पास जो हार्ड ड्राइव्स होती हैं जो कंप्यूटर की, वो आपके पास क्या होती हैं, वो आपके पास होती हैं स्टोरेजेस जिसमें 1 TB भी अब तो इंक्लूडेड है। तो ये आपकी ऑनलाइन होगी। जब आपका कंप्यूटर चलेगा तो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का डिस्प्ले आएगा। फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऑफलाइन स्टोरेजेस हैं। ऑफलाइन स्टोरेजेस आपकी क्या है, ऑफलाइन स्टोरेजेस आपके पास ये होती हैं जैसे आपके पास USB में डाटा है या आपके पास CD DVD में डाटा है,
तो ये ऑफलाइन भी डाटा आपके पास क्या है अवेलेबल है, लेकिन आपको एक्सेस करने के लिए उसको जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं आपको अटैच करना पड़ेगा कंप्यूटर के साथ, लेकिन स्टिल आपके पास वो डाटा जो है वो ऑफलाइन भी अवेलेबल होता है। और ये समझने की बात यह है कि आप इसको अगर रिमूव कर सकें, रिमूवेबल डिवाइसेस में स्टोर कर सकें, तो आप इसको ऑफलाइन स्टोरेज कहते हैं। और नेक्स्ट आपके पास टर्शरी स्टोरेज है। ये टर्शरी स्टोरेज में आपके पास क्या होता है कि टर्शरी स्टोरेज में आपके पास रोबोटिक एक्सेस सिस्टम होता है, रिमूवेबल मीडियम होता है और रिमूवेबल मीडिया डिराइव्स होती हैं। जैसे अगर आप ने कभी ऑटोमेटेड मैन्युफैक्चरिंग होती देखी हो, तो उसमें क्या होता है कि आपके पास प्रोग्राम है कि आप बनाते हैं और उसको आप यूएसबी के थ्रू अंदर लगा देते हैं, उसके अंदर इनपुट दे देते हैं। अब आपकी जो मशीन होती है वो उस प्रोग्राम के तहत क्या करती है कि वो ऑपरेट करती है। तो ये आपने जो डाटा स्टोर करवाया, ये आपने टर्शरी स्टोरेज के थ्रू उसको एक्सेस करवाया, यानी ये रोबोटिक एक्सेस सिस्टम है। आप रोबोट्स के मतलब रोबोटिक से मुराद ये है कि आप किसी डिस्टेंस जगह के ऊपर डाटा को एक्सेस कर रहे हैं, तो ये आपका रोबोटिक एक्सेस कहलाती है। एक जगह से हट के दूसरी जगह के ऊपर डाटा को एक्सेस करना आपका रोबोटिक एक्सेस कहलाती है। प्राइमरी स्टोरेज की अगर बात करें तो इनको आप मेन मेमोरी भी कहते हैं। मेन मेमोरी इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कनेक्टेड टू द CPU via memory bus. The CPU continuously reads instructions stored there and execute them as required. एग्जाम्पल इसकी अगर बात करें तो रैम, रोम और कैशे आपके पास मेन मेमोरी में आ रही होती है। रैम आपके पास है रैंडम एक्सेस मेमोरी बिकॉज एनी ऑफ द डाटा इन रैम कैन बी एक्सेस जस्ट एज फास्ट एज एनी ऑफ द अदर डाटा। ठीक है जी। तो रैम आपके पास क्या कर रही होती है कि आपके पास क्विक रिट्रीवल होता है डाटा का। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रैम। एक आपके पास डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है और एक आपके पास होती है स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। डी रैम और एस रैम आपके पास दो टाइप्स हैं इसके। यहाँ पे आपके पास शो किया गया है कंपैरिजन, जिसमें आपके पास स्टैटिक रैम यानी एस रैम और डी रैम के बारे में बताया गया है। स्टैटिक रैम आपके पास ज़्यादा फास्टर होती है, ये थोड़ी मोर एक्सपेंसिव होती है, मोर पावर कंजप्शन होती है, डज नॉट नीड टू बी रिफ्रेश। जो डायनामिक रैम होती है थोड़ी स्लोर होती है, लेस एक्सपेंसिव होती है, लेस पावर कंजप्शन होती है, नीड्स टू बी रिफ्रेश 1000 टाइम्स और 1000 ऑफ द टाइम्स पर सेकंड। तो इसकी रिफ्रेशिंग ज़्यादा होती है, इसकी रिफ्रेशिंग नहीं होती। ये आपके पास आप इस तरह से कह सकते हैं कि ये आपके पास फिक्स डाटा के तौर पर ट्रीट हो रही होती है और इसमें आपके पास डाटा जो है वो बार बार रिट्रीव हो रहा है। ठीक है। रोम की अगर बात करें तो रोम दी मेमोरी इज यूज्ड एज द कंप्यूटर बिगिंस टू बूट अप। बूट अप जब आप कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो बूटिंग स्टार्ट होती है। तो रोम आपका बेसिकली वहाँ पे रोल प्ले कर रहा होता है। इसमें आपके पास बायोस की चिप लगी होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम जो होता है उसकी चिप लगी होती है और उसकी प्रोग्रामिंग की होती है। Small programs called firmware are often stored in ROM chips on hardware devices like a BIOS chip, and they are contain instructions that computer can use in performing some of the most basic operation required to operate hardware devices. ROM memory cannot be easily or quickly overwritten or modified. इसको आप overwrite और modify नहीं कर सकते as compared to RAM. और कैशे की अगर बात करें, कैशे is the high speed access area that can be either a reserved section of the main memory or a storage device. Most computers today come with L3 cache or L2 cache. कैश मेमोरी आपके पास यूजुअली सीपीयू का पार्ट होती है जो आपके पास डाटा को एक सर्टेन टाइम तक स्टोर करती है ताकि आपके पास रिट्रीविंग जो है वो इजी हो सके। तो L2 और L3 दो डिफरेंट टाइप के आपके पास कैशेज जो हैं वो यूज हो रहे हैं, वाइल ओल्डर कंप्यूटर इंक्लूड ओनली L1 कैशे। ये डिफरेंट टाइप्स हैं, इनको इतनी डिटेल में देखने की जरूरत नहीं है। सेकेंडरी स्टोरेज की अगर बात करें, इट इज नॉट डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द सीपीयू। सीपीयू को डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होती, बल्कि कंप्यूटर यूजुअली यूज its input output channels to access secondary storage and transfer the desired data using intermediate area in the primary storage. जैसे आपके पास हार्ड ड्राइव्स होती हैं, हार्ड डिस्क होती हैं, ये आपके पास क्या होती हैं सेकेंडरी स्टोरेज के तौर पर ट्रीट होती है। हार्ड डिस्क की अगर बात करें, दी हार्ड डिस्क ड्राइव इज द मेन एंड यूजुअली लार्जेस्ट डाटा स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। इट कैन स्टोर एनीवेयर फ्रॉम 160 GB to 2 TB or more than that. Hard disk speed is the speed at which the content can be read and written on a hard disk. A hard disk unit comes with a set rotation speed varying from 4,500 to 7,200 RPM. ठीक है जी। डिस्क
Access time is measured in million seconds. इसकी ये टाइप्स होती हैं। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क आपके पास इस तरह से आती हैं, इंटरनल हार्ड डिस्क आपके पास इस तरह से होती है। इंटरनल हार्ड डिस्क को पोर्टेबिलिटी नहीं है, इसको आप एक जगह से दूसरी जगह मूव नहीं करवा सकते। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को आप करवा सकते हैं। प्राइस की अगर बात करें तो आपके पास लेस एक्सपेंसिव होती है इंटरनल हार्ड ड्राइव, और एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव आपके पास मोर एक्सपेंसिव होती है। स्पीड अगर बात करें तो ये ज़्यादा फास्ट होती है इंटरनल एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। साइज़ की अगर बात करें तो बिग साइज़ होता है इंटरनल का, स्मॉल साइज़ होता है आपके पास एक्सटर्नल का। टर्शरी स्टोरेज की अगर बात करें, टिपिकली इट इन्वॉल्व द रोबोटिक मैकेनिज्म व्हिच विल माउंट एंड डिसमाउंट रिमूवेबल मास स्टोरेज डिवाइसेस इनटू अ स्टोरेज डिवाइस। मास स्टोरेज डिवाइसेस आपके पास जैसे आपके पास स्टोरेज की डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं जिनको आप अटैच और डिसअटैच कर सकते हैं किसी एक कंप्यूटर के साथ। तो वो आपके पास क्या कहलाती हैं? वो टर्शरी स्टोरेजेस कहलाती हैं। इट इज अ comprehensive computer storage system that is usually very slow, so it is usually used to archive data that is not accessed frequently. This is primarily used for extraordinarily large data stored access without human operators. रोबोटिक्स ऑपरेटर यानी आपने ह्यूमन ऑपरेशन को इन्वॉल्व ना करते हुए आप डाटा को रिट्रीव करना हो तो वो टर्शियरी स्टोरेजेस में आप उसको रिस्टोर करवाते हैं। यानी आपकी जो प्रोग्रामिंग आप किसी मशीन की प्रोग्रामिंग करते हैं या डिफरेंट इस तरह की प्रोग्रामिंग करते हैं तो वो आपके पास टर्शियरी स्टोरेजेस में आ रही होती है। मैग्नेटिक टेप और ऑप्टिकल डिस्क आपके पास टर्शियरी स्टोरेज में आ रहा है। मैग्नेटिक टेप की अगर बात करें तो ये थोड़ा पुराना कॉन्सेप्ट है जिसमें आपके पास मैग्नेट की टेप होती थी, मैग्नेटिक टेप होती थी जिसके ऊपर आप डाटा को स्टोर करवा रहे होते। और सीडी आपके पास क्या होता था? ऑप्टिकल डिस्क, जिसको आप सीडी कॉम्पैक्ट डिस्क या ब्लू रे डिस्क आपके पास होती थी। डिजिटल वर्सटाइल डीवीडी आपके पास वर्सटाइल डिस्क यानी डीवीडी होती थी। तो ये ऑप्टिकल डिस्क की टाइप होती थी। इसके ऊपर जो डाटा आप स्टोर करवाते थे वो आप बीम के थ्रू करवाते थे। जो आपके पास क्या होता था? लेंस के थ्रू आप क्या करवा रहे होते थे? ऑप्टिकल डाटा को स्टोर करवा रहे होते थे, ग्रूव्स बनवाते थे, और यानी आप इस तरह से कहें कि क्रस्ट और ट्रफ्स को जनरेट कर रहे होते थे और आपके पास डाटा जो है वो स्टोर हो रहा होता था ऑप्टिकल डिस्क के ऊपर। यहाँ पे कंपैरिजन शो किया गया है कैपेसिटी वाइज, इसको आप देख लीजिएगा। ऑफलाइन स्टोरेज की बात करें तो आल्सो नोन एज डिस्कनेक्टेड स्टोरेजेस। Offline storage is a computer data storage on a medium or a device that is not under the control of a processing unit. ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट होता है उसके कंट्रोल में नहीं होता। It must be inserted or connected by a human operator before a computer can access it again. जैसे USB ड्राइव्स हैं आपके पास। तो ऑफलाइन स्टोरेज इज डिस्कनेक्टेड और रिमूवेबल स्टोरेज जिसको आप कहते हैं। इट इज़ अ कंप्यूटर, जब आप कभी यूएसबी को डिसअटैच करें तो आप सेफली रिमूव के ऑप्शन के ऊपर अगर क्लिक करें तो आपके पास आता है रिमूवेबल स्टोरेज कैन सेफली बी रिमूव। तो रिमूवेबल स्टोरेज आपके पास इस तरह से कैटेगराइज की होती है। तो ये आपके पास क्या कहलाती हैं? ऑफलाइन स्टोरेजेस कहलाती हैं। इसमें आपके पास डाटा को आप स्टोर कर सकते हैं, इसमें भी इंसर्टेड, लेकिन आपने डाटा जब भी रिट्रीव करना है तब आपको इसको किसी ना किसी कंप्यूटर के साथ अटैच करना पड़ेगा ऑफलाइन स्टोरेज। एग्जांपल्स की बात करें, फ्लॉपी डिस्क हैं आपके पास, जिप डिस्केट्स हैं आपके पास, उसके बाद यूएसबी फ्लैश ड्राइव्स हैं और मेमोरी कार्ड हैं। ये जो लास्ट वाले दो हैं ये कॉमनली यूज हो रहे हैं, ऊपर वाले इतने यूजेज भी नहीं है अभी। तो फ्लॉपी डिस्क का सॉफ्ट मैग्नेटिक डिस्क होती है। फ्लॉपी डिस्क का पोर्टेबल, फ्लॉपी डिस्क का स्लोअर टू एक्सेस देन हार्ड डिस्क एंड हैव लेस स्टोरेज कैपेसिटी बट दे आर मच लेस एक्सपेंसिव, कैन स्टोर डाटा। ये पहले यूज होती थी, अब यूज नहीं होती फ्लॉपी डिस्क आप। ठीक है, इसकी शेप कुछ इस तरह की होती थी। फ्लॉपी ड्राइव्स होती थी आपके पास जिनके अंदर ये इंसर्ट होती थी और डाटा रिट्रीव होता था। यहाँ पे इसका रीडर लगता था जो आपके डाटा को रिट्रीव कर रहा होता था। इस तरह से जिप डिस्केट की बात करें तो ये भी थोड़ी पुरानी एंशियंट टेक्निक होती थी डाटा को स्टोर करने के लिए, जिसको अभी करंटली यूज नहीं किया जा रहा। यूएसबी कॉमनली यूज्ड आपके पास डाटा ऑफलाइन स्टोरेज डिवाइस है जिसमें आप क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है और उस सर्किट के अंदर आप मेमोरी के अंदर डाटा को स्टोर कर रहे होते हैं। और इनकी जो आपके पास कैपेसिटी है वो इवन आपके पास 512 GB तक भी आपके पास यूएसबी हैं, या इससे हार भी आप इसको डाटा को स्टोर कर सकते हैं। सेम इस तरह से मेमोरी कार्ड्स हैं जिनमें आप स्टोर कर सकते हैं डाटा को, और यूजुअली इनको मोबाइल स्लॉट्स या माइक्रो एसडी स्लॉट्स आपके पास जो होती हैं उनके अंदर आप इनको क्या कर रहे होते हैं, रीड कर रहे होते हैं।
स्टोरेज डिवाइस के फीचर्स की अगर बात करें तो वोलेटिलिटी होती है, एक्सेसिबिलिटी होती है, म्यूटेबिलिटी होती है और एड्रेसेबिलिटी, ये चार आपके पास फीचर्स हैं इनकी। वोलेटिलिटी क्या होती है? वोलेटिलिटी आपके अगर बात करें तो वोलेटाइल मेमोरी और नॉन वोलेटाइल मेमोरी दो तरह की चीज़ें होती हैं। वोलेटाइल वो चीज़ होती है जो वेपराइज हो सके ना, जो मतलब जिसको आप करें तो वो क्या हो सके, वो उड़ सके। तो वोलेटाइल मेमोरी आपके पास वो होती है रिक्वायर्स कांस्टेंट पावर टू मेंटेन द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन। जैसे ही पावर ऑफ होगी आपके पास ये मेमोरी क्या हो जाएगी, क्लीन हो जाएगी। जैसे आपके पास रैम होती है तो रैम की मेमोरी आपके पास क्लीन हो जाती है जैसे ही आप क्या करते हैं, कंप्यूटर को बंद करते हैं, तो दोबारा से वो लोडिंग होती है। वोलेटाइल मेमोरी उससे कहते हैं। दी फास्टेस्ट मेमोरी टेक्नोलॉजीज होती है, ये फास्टेस्ट है क्योंकि इसमें आपके पास डाटा की रिट्रीविंग जो है वो क्विक होती है, सीपीयू के करीब इंस्टॉल्ड होती है, इसलिए इसके पास आपके पास डाटा रिट्रीव जो है वो जल्दी होता है। इसके पास डायरेक्ट बस बार के थ्रू आपके पास डाटा आ रहा होता है। All content are erased when the system power is turned off or interrupted. It has been more properly known as temporary memories. इनको temporary memory के तौर पे भी आप ट्रीट करते हैं। फिर नॉन वोलेटाइल मेमोरी की अगर बात करें, we retain the stored information even if it is not constantly supplied with electric power. नॉन वोलेटाइल मेमोरी आपके पास जो हार्ड डिस्क होती है वो आपके पास नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती हैं। आप कंप्यूटर को बंद भी कर दें, जो चीज़ आपने स्टोर की होती है वो इसके अंदर स्टोर ही रहती है। एक्सेसिबिलिटी की अगर बात करें, रेफर टू द रीडिंग और राइटिंग डाटा रिकॉर्ड्स, इसके लिए आपके पास दो तरह की एक्सेसिबिलिटी की पॉसिबिलिटीज होती हैं। एक आपके पास रैंडम एक्सेस होती है और एक आपके पास सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस में आपके पास ये होता है कि जो आपने उसको सीक्वेंस दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली आपके पास वो रीड करेगा, उसको पहले वाले कैबिनेट को रीड करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, और अगर आपका डाटा फिफ्थ या सिक्स के ऊपर पड़ा है तो वो आपका सीक्वेंस में चलता हुआ क्या होगा, रीडर आपका रीड करता है। लेकिन रैंडम एक्सेस में आपके पास क्या होता है कि आपका डाटा जहाँ पे डायरेक्ट पड़ा हुआ है उसी को एक्सेस किया जाता है, इसलिए आप रैंडम एक्सेस मेमोरी को क्या कहते हैं, क्विक मेमोरीज भी कहते हैं। Any location in the storage can be accessed at any moment in approximately the same amount of time. Such characteristic is well suited for primary and secondary storage. सीक्वेंशियल में आपको मैंने बताया कि सीक्वेंस एक फॉलो करता है और उसी सीक्वेंस को फॉलो करेगा। आपका डाटा चाहे पहले कैबिनेट में है या लास्ट कैबिनेट में है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता। लास्ट आपके पास नेक्स्ट जो आपके पास इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो म्यूटेबिलिटी होती है। अलाउज इन्फॉर्मेशन टू बी ओवर रिटन एट एनी टाइम, यानी जो आपके पास पहले से मौजूद उसके अंदर डाटा है उसी को ओवर राइट करना आपके पास क्या कहलाता है, म्यूटेबिलिटी कहलाता है। A computer without some amount of the read-write storage for primary storage purposes would be useless for many tasks. Three types of mutabilities are there. The first one is read-write storage or mutable storage, और आपके पास read-only storage होता है। फिर slow write, fast read storages, ये तीन तरह की storages आपके पास यूजुअली होती हैं, जिनमें आपके पास CD writers होते थे, CD readers होते हैं। ये सिंपल वही चीज़ें हैं। आपके पास कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो सिर्फ रीड करती थी डाटा को, और कुछ ऐसे आपके पास हार्डवेयर होती थी जो रीड भी करती थी और डाटा को रीराइट भी करती थी। रीड राइट स्टोरेज और म्यूटेबल स्टोरेज की अगर बात करें, अलाउ इन्फॉर्मेशन टू बी ओवररिटन एट एनी टाइम। अ कंप्यूटर विदाउट सम अमाउंट ऑफ रीड/राइट स्टोरेज फॉर अ प्राइमरी स्टोरेज पर्पसेस वुड बी यूजलेस फॉर मैनी टास्क। रीड ऑनली स्टोरेजेस की बात करें तो ये सिर्फ आपके पास रीड करेगी डाटा को, राइटिंग इसके ऊपर नहीं होगी, इसको आप इम्यूटेबल स्टोरेज भी कहते हैं। स्लो राइट फास्ट रीड स्टोरेज, कुछ ऐसी डिवाइसेस होती हैं जो आपके पास डाटा को रीड तो बहुत फास्टली करती हैं लेकिन उनकी राइटिंग कैपेसिटी जो है वो बहुत स्लो होती है। एड्रेसेबिलिटी जो है वो कैरेक्टरिस्टिक है इसकी। लास्ट थ्री टाइप्स ऑफ एड्रेसेबिलिटीज आर देयर, लोकेशन एड्रेसेबल, फाइल एड्रेसेबल और कंटेंट एड्रेसेबल। तीन तरह के आपके पास टाइप्स आ गई। लोकेशन एड्रेसेबल की अगर बात करें तो इट एन यूजुअली एक्सेसिबल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन सिलेक्टेड विद इट्स न्यूमेरिकल मेमोरी एड्रेस। न्यूमेरिकल मेमोरी एड्रेस के थ्रू आप इसकी लोकेशन यानी लोकेट करते हैं, एड्रेस के थ्रू आप इसको लोकेट कर रहे होते हैं। एड्रेसेबिलिटी, डाटा की एड्रेसेबिलिटी जो होता है, डाटा को लोकेट कैसे करते हैं, आपके पास लोकेशन होती है न्यूमेरिकल मेमोरी की फॉर्म में, तो उसके थ्रू आप क्या करते हैं, आप इसको लोकेट करते हैं। फाइल एड्रेस की अगर बात करेंगे, इन्फॉर्मेशन इज डिवाइडेड इनटू फाइल्स ऑफ वेरिएबल लेंथ एंड अ पर्टिकुलर फाइल इज सिलेक्टेड विद ह्यूमन रीडेबल डायरेक्टरी और अ फाइल नेम एंड फाइल नेम्स। फाइल नेम्स के थ्रू आपके पास जैसे एक्सटेंशंस होती हैं, आपके पास जब वर्ड की डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है, पीडीएफ की डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो उसकी एक्सटेंशन डिफरेंट होती है। तो ये टाइप्स हैं आपके पास डिफरेंट फाइल
एड्रेसेबल्स हैं ये आपके पास। कंटेंट एड्रेसेबल की अगर बात करें तो इट इज यूजुअली एक्सेसिबल यूनिट ऑफ इंफॉर्मेशन इज सिलेक्टेड बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ द कंटेंट स्टोर्ड देयर। कंटेंट एड्रेसेबल स्टोरेज can be implemented using software or hardware, with hardware being faster but more expensive option. Hardware content accessible memory is often used in computer CPU कैशे। जो आपके पास कैशे मेमोरी होती है उसमें आपके पास बेसिकली कंटेंट एड्रेसेबल होता है कि आपके पास कंटेंट कैसा होता है उसको आप एड्रेस करते हुए आप चीज़ों को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। उसमें फाइल की एक्सटेंशन नहीं होती। और दूसरी जो टाइप है आपके पास वो जो फर्स्ट टाइप थी हमारे पास वो इसमें आपके पास लोकेशन एड्रेसेबिलिटी नहीं होती। Other example of storage devices are punch cards, cloud storage और RAID। पंच कार्ड आपके पास इस तरह के पंच कार्ड्स होते थे, कार्ड्स होते हैं जो आपकी कोडिंग में यूज होते थे इनिशियली। ठीक है जी। क्लाउड स्टोरेज की बात करें तो क्लाउड स्टोरेज आपके पास जिस तरह से आपके पास गूगल ड्राइव का स्टोरेज है या आईफोन आई क्लाउड है और इस तरह से एंड्रॉयड का आपके पास गूगल के क्लाउड के ऊपर आपके पास डेटा स्टोर होता है तो ये क्लाउड स्टोरेज कहलाता है। रेड की बात करें तो ये रिडंडेंट अरे ऑफ इंडिपेंडेंट डिस्क आपके पास कहलाती है। इट इज कैटेगरी ऑफ डिस्क ड्राइव्स दैट इम्प्लाई 2 or more drives in a combination of the fault tolerance and performance. RAID disk drives are used frequently on servers but are not generally necessary for personal computer। यानी आप इस तरह से इसको समझ सकते हैं कि RAID आपके पास जो डिवाइसेज होती हैं ये यूजली आपके पास सर्वर के ऊपर इंस्टॉल होती हैं जो लार्ज डाटा को आपके पास स्टोर कर रही है। ठीक है जी। दैट इज ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। अगर किसी को क्वेश्चन है तो पूछ लें।